हाल ही में एक चाइनीज स्पाई जो कि 1000 करोड़ की हवाला रैकेट यानी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था, उसे दिल्ली के मजनू के टीला स्थित तिब्बतन हब से गिरफ्तार कर लिया गया। यह व्यक्ति, जिसका नाम लाओ जेंग बताया जा रहा है, ये काफी लंबे समय से चार्ली पेंग नाम से रह रहा था। यह व्यक्ति बुद्धिस्ट मॉन्क से रिश्वत लेने देने ताकि वो दलाई लामा और उनसे जुड़े लोगों पर जासूसी कर सके, इसके लिए गिरफ्तार किया गया है। पेंग से जुड़े व्यक्ति बता रहे हैं कि वे जासूसी से जुड़े कई सारे व्यक्तियों से पैसों का लेन देन करता था। इन लोगों का सारा कम्युनिकेशन एक चाइनीज ऐप वीचैट के थ्रू चलता था, जिसे इंडिया में पिछले मंथ बैन कर दिया गया है। इससे पहले इस व्यक्ति को 2018 में दिल्ली की एक स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस चाइनीज इंडिविजुअल और इससे जुड़े काफी सारे लोगों के यहाँ पर रेड मारी और इसे पकड़ लिया। इसी के साथ रेड में 60 से 70 लाख रुपए और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के पास मणिपुर का एक फेक इंडियन पासपोर्ट भी था और इसी के साथ इसने वहां की एक लोकल महिला से शादी भी की थी। कुल मिलाकर रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ये व्यक्ति दलाई लामा और उनसे जुड़े व्यक्तियों पर जासूसी कर रहा था चाइना के लिए। बट बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी चाइना क्यों कराना चाहता है? आखिर चाइना दलाई लामा से इतना डरता क्यों है? भारत का दलाई लामा से क्या रिलेशन है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें तिब्बत और चाइना की थोड़ी हिस्ट्री जानने की जरूरत है। ये बात लगभग शुरू होती है 12वीं शताब्दी में, जब मंगोल ने सेंट्रल एशिया के साथ साथ चाइना और तिब्बत पर भी अपना कब्जा कर लिया था। जिसके बाद 1358 में तिब्बत ने अपने आप को मंगोलों से आजाद करा लिया। उसके 10 साल बाद चाइना ने भी मंगोलों से अपने आप को आजाद करा लिया। इसी दौरान दलाई लामा से जुड़ी कहानी की भी शुरुआत होती है। 1409 में जे सिंगपा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जेलग स्कूल की स्थापना की। जेलग स्कूल के सबसे प्रचलित छात्र का नाम गेदन द्रुपा था, जो आगे चलकर पहले दलाई लामा बने। इसके बाद सन 1630 में तिब्बत का एकीकरण शुरू हुआ। तब बुद्ध और तिब्बत के नेतृत्व में विचारधारा की लड़ाई हुई, जिसके चलते 5वें दलाई लामा ने तिब्बत को एक करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद तिब्बत विश्व भर में सांस्कृतिक रूप से उभरा। इसके बाद आता है सन 1912 और 1913, जिसके मध्य 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और इसी के साथ चीनी सेना को भी तिब्बत से खदेड़कर बाहर निकाल दिया। उसी समय में चीन में उभर रहे एक शासक माओ ने तिब्बत को चीन में मिलाने की धमकी दी, जिसके चलते अक्टूबर 1950 में उन्होंने अपनी सेना तिब्बत में भेजी, जिसके बाद महज 3 हफ्तों के अंदर तिब्बत को सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद नवंबर में तिब्बतन सरकार ने उस समय के दलाई लामा को हेड ऑफ द स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा। जिसके बाद PLA यानी पब्लिक लिबरेशन आर्मी काफी भड़क गई और लोगों में काफी तबाही मचाई। इसके बाद मई 1991 में तिब्बती नेता और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 17 सूत्री समझौता किया गया, जिसके अकॉर्डिंग तिब्बत की स्वायत्तता को बरकरार रखने की बात की गई। साथ ही दलाई लामा से जुड़ी शक्तियों को भी बरकरार रखने की बात की गई। बट ऐसे कई सारे वादे किए गए थे जिनको चाइना ने नहीं निभाया, जिसके चलते स्थानीय लोगों की स्वतंत्रता पर पहरा दिया गया। जो लोग इसका विरोध करते थे उन लोगों को टॉर्चर भी किया गया। इन सभी के चलते वहाँ के लोग काफी भड़क गए और वहाँ पर काफी विद्रोह भी हुआ। उस समय के दलाई लामा ने माओ से गुजारिश की कि तिब्बत चीन के अंडर रहने को तैयार है, बट चीन 17 सूत्री समझौते का अच्छी तरीके से पालन करे और तिब्बत की संस्कृति को नुकसान ना पहुंचाए। जिस पर माओ ने जवाब देते हुए कहा कि दलाई लामा धर्म एक अफीम की तरह है जो लोगों में जहर भर देता है। तिब्बत को इस जहर से मैं साफ करूंगा। इस बात से ये क्लियर हो गया कि माओ अपनी क्रूरता को नहीं रोकेगा। इसके बाद माओ ने एक तरफ अपनी क्रूरता को और दूसरी तरफ दलाई लामा ने अपने विरोध को काफी लंबे समय तक जारी रखा। बाद में बताया जाता है कि चीन ने दलाई लामा को एक कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रण दिया और बोला कि वो वहां पर अकेले आए। बट तिब्बत के लोगों को आग्रह करने के बाद दलाई लामा ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया। तिब्बत के लोग बताते हैं कि वहां पर दलाई लामा को मारने के लिए बुलाया जा रहा था। इस घटना के बाद विरोध और बढ़ गया और अब यहाँ पे एंट्री होती है भारत की। चीनी सेना से बचने के लिए दलाई लामा हिमालय के रास्ते अरुणाचल प्रदेश के एक मठ में आके ठहरे, जिसके बाद चीन बहुत ज्यादा भड़क गया और बोला कि दलाई लामा एक भगोड़े हैं। चीनी सेना ने दलाई लामा के महल पर गोले बरसाए। वहां पर माओ की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगा दी और दलाई लामा की तस्वीर को बैन भी कर दिया गया। अगर किसी के घर में तस्वीर मिलती तो उसे प्रताड़ित किया जाता। इस समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को शरण देने की घोषणा कर दी, जिसके चलते भारत में दलाई लामा को धार्मिक गुरु के रूप में शरण मिली। भारत सरकार ने तिब्बती लोगों को हिमाचल के धर्मशाला में रहने के लिए जगह दी और रिफ्यूजी का स्टेटस भी दिया। इसके बाद अप्रैल 1960 में दलाई लामा 80,000 लोगों के साथ धर्मशाला पहुंचे, जहां रहकर उन्होंने काफी लंबे समय तक तिब्बत की सरकार चलाई। अभी के दलाई लामा, जो कि 14वें दलाई लामा है, उन्हें 1989 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जहां चीन एक तरफ दलाई लामा का इतना विरोध करता है, वहीं दूसरी तरफ दलाई लामा विश्व भर में धार्मिक गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के यही सब कुछ बातें हैं।
जिनको लेकर चीन दलाई लामा से डरता है। उसे लगता है कि दलाई लामा की वजह से फिर दोबारा से कहीं विद्रोह ना उठ जाए और इसी के साथ कहीं विश्व के और देश भी उसके अगेंस्ट में ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।